गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। आज मैं आपको चैप्टर 7 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में और आ भी सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, गैल्वनीकरण डॉट डॉट का लेपन होता है। तो यहाँ पर बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अगर गैल्वनीकरण का लेपन के लिए। तो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों लेड यानी सीसा, ऑप्शन बी दिया गया है जिंक, ऑप्शन सी दिया गया है ब्रॉस, ऑप्शन डी दिया गया है क्रोमियम। तो जब गैल्वनीकरण करते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों? हम जानते हैं कि हमें लोहे तथा इस्पात पर अगर जंग रोधी फिनिश के लिए हमें कलई यानी कि गैल्वनाइजेशन करना पड़ता है। अधिक अगर हमें सुरक्षा करनी है किसी भी वस्तु की तो उसमें क्रोमियम के प्लेटिंग अथवा कलईकृत की जाती है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं इसके साथ साथ बता देते हैं कि इनका प्रयोग टैंक, चादरें, घरेलू बर्तनों तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा करेक्ट यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 और M2 है और उनकी विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1, Z2 है, तो समीकरण कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, M1 मल्टीप्लाई Z1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई Z2। ऑप्शन बी दिया गया है M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ऑप्शन सी दिया गया है M1 मल्टीपल M2 इज इक्वल टू Z1 मल्टीपल Z2। ऑप्शन डी दिया गया है M2 अपॉन M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बता देते हैं कि जो फैराडे के विद्युत विश्लेषण संबंधी नियम के अनुसार क्या ज्ञात किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत विश्लेषकों के घोल में विद्युत की समान मात्रा Q इज इक्वल टू IT, अर्थात हम कह सकते हैं कि समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होती हैं। यानी कि यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएगा? अगर इस नियम को हम फॉलो करेंगे कि समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होती हैं। यानी कि M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है क्या दिया गया है और इसका आंसर करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समतुल्य है? इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है, बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान। बी ऑप्शन में दिया गया है, तत्व के परमाणु भार का हाइड्रोजन के परमाणु भार से अनुपात। ऑप्शन सी दिया गया है, संयोजकता के लिए परमाणु भार का अनुपात। ऑप्शन डी दिया गया है, हाइड्रोजन के परमाणु भार का तत्व के परमाणु भार से अनुपात। तो दोस्तों जब भी विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समतुल्य होगा तो वो होगा बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बता देते हैं कि जो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार है कि विद्युत विश्लेषण के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी स्मॉल m इज इक्वल टू ग्राम, घोल में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा Q इज इक्वल टू IT के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पे बता दूं कि जो m समानुपाती होता है Q के। M4 दिया गया है,
पावर की रुपए प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपाती है? तो दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 2v, ऑप्शन बी दिया गया है 1/v², ऑप्शन सी दिया गया 1/v³, ऑप्शन डी दिया गया 1/v। तो दोस्तों जो पावर की शक्ति की रुपए प्रति यूनिट में पावर संचरण की लागत 1/v के समानुपाती होगी, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका। क्योंकि ये क्यों होगी ये भी जान लेते हैं। तो जो पावर की रुपए प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत आ रही है 1/v, ये है अगर v बढ़ेगा दोस्तों, क्या अगर v बढ़ेगा तो आकार घटेगा, सभी उपकरण की लागत घटेगी। यहाँ से हमें ये याद रखना है कि अगर हमारा v बढ़ रहा है तो उसका आकार घटेगा और जो भी उपकरण है उसकी लागत घटेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनता है? जो बैटरी बॉक्स होता है वो किस पदार्थ से बनता है? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कठोर रबर, ऑप्शन बी दिया गया है प्लास्टिक, ऑप्शन सी दिया गया है लेड, ऑप्शन डी दिया गया है एल्युमिनियम। दोस्तों बताती हूँ कि जो बैटरी बॉक्स कठोर रबर का बना होता है, किसका बना होता है? तो कठोर रबर का। यह जो होता है कि 3 या 6 भाग अंदर होते हैं जो एक दूसरे से विलगित रहते हैं। उसके साथ साथ बता दें कि यह एक वल्लीकृत रबर या कठोर रबर प्लास्टिक, गड़त प्लास्टिक, कांच, सेल्यूलाइड या टाइल का बना होता है। वल्लीकृत रबर आधान पात्रों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं ये भी जान लेते हैं कि जो वल्लीकृत रबर यानी कठोर रबर या गड़त वाले आधान पात्रों का प्रयोग हम कारों, ट्रकों, बसों तथा रेलगाड़ियों के लिए उपयोग होने वाली बैटरियों में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो कठोर रबर, इसके बारे में मैंने जान लिया कि बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनता है, तो कठोर रबर से बनता है। उसके बाद अगला नंबर 6 दिया गया है, एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होगा। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो शुद्ध लेड और लेड ऑक्साइड, बी ऑप्शन में दिया गया है लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड, सी ऑप्शन में दिया गया है लेड पर ऑक्साइड और लेड सल्फेट, डी ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त सभी। तो जो एक पूरी तरह से अगर लेड एसिड बैटरी के धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होगा वो होगा लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लेड पर ऑक्साइड क्या होता है? तो लेड पर ऑक्साइड होता है PbO2 और शुद्ध लेड क्या होता है? तो Pb शुद्ध लेड होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल, बी ऑप्शन में दिया गया एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन में दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन में दिया गया हाइड्रोलिक अम्ल। दोस्तों तो इसका आंसर करेक्ट बताना है कौन सा होगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा यानी कि सी ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग है इसकी विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1300 होती है। जो विशिष्ट गुरुत्व होती है वो लगभग 1300 होती है। इसके विशिष्ट गुरुत्व को हमेशा चेक करते रहते हैं। इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में मैंने जो बताया उसको आपको याद रखना है कि जो इसकी विशिष्ट गुरुत्व है उसको हमेशा चेक करते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है लोहा, ऑप्शन बी दिया गया है जस्ता, ऑप्शन सी दिया गया है तांबा, ऑप्शन डी दिया गया है सीसा। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट बताना है कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। जब भी संचायक बैटरी में सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है और इस बैटरी की प्रत्येक सेल में अम्लीय विद्युत अपघट्ट H2SO4 होता है, प्रत्येक सेल में। उसके बाद
जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें जो संचायक बैटरी होती है इसमें दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक होता है धन तथा एक होता है ऋण प्लेट। ये दो प्रकार की इसमें बैटरी होती है। बट संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें किया जाता है प्रयोग सीसा का, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए दिया गया है ताप ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया गया है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया गया है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया गया है दाब ऊर्जा। तो जो लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा होगी, तो वो ऊर्जा होगी दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी करेक्ट, रासायनिक ऊर्जा होती है। लेड एसिड सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित तो रहती है और इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये जो होती है यह द्वितीयक बैटरी होती है। उसके साथ साथ बता दें कि एक लेड एसिड संचायक बैटरी तथा दूसरी क्षारीय संचायक बैटरी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विद्युत आपूर्ति के द्वारा होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए विद्युत आपूर्ति के द्वारा? ऑप्शन देखते हैं ए। ऑप्शन ए दिया गया है 3 फेज एसी स्रोत, ऑप्शन बी दिया गया है निम्न आवृत्ति एसी स्रोत, ऑप्शन सी दिया गया है डीसी स्रोत, ऑप्शन डी दिया गया है एकल फेज एसी स्रोत। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट बताना है। उसके पहले हम जानते हैं कि जो विद्युत लेपन में न्यून वोल्टता यानी 2 से 16 वोल्ट की डिस्क धारा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। तो इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि डीसी स्रोत। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डीसी स्रोत। उसके साथ साथ इसमें बता दें कि जो क्रोमियम प्लेटिंग के लिए 3 से 4 वोल्ट की वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। यदि वस्तुओं की सतह क्षेत्र अधिक हो तो 5 से 6 वोल्ट तक की आवश्यकता होगी। समझ गए होंगे आप। उसके बाद बता दें कि जो क्रोमियम प्लेटिंग की धारा घनत्व होती है वो होती है 250 से 350 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कॉपर प्लेटिंग के लिए बता देते हैं कि जो कॉपर प्लेटिंग के लिए 4 से 12 वोल्ट तक होती है। उसके बाद इसका धारा घनत्व होता है 100 से 300 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये नोट कर लेना है जो मैंने अभी बोला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉच।